हर नंबर को एक प्लेनेट दिया गया, हर प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले ऑब्जर्व किया गया। जो लोग नहीं जानते हैं कि उनका ईयर नंबर या जो मूलांक है, भाग्यांक है, वो कैसे उसको कैलकुलेट करें? 26, अब 26 न्यूमरोलॉजी में कोई डिजिट नहीं है, ये कंपाउंड डेट बोली जाती है। तो 2025 यूनिवर्सल ईयर है। 2 + 2 + 5 को करके जो 9 बन रहा है, 4 नंबर राहु का नंबर है। अब जिन लोगों को देखा गया कि ये लोग किसी भी चीज को नहीं मानते हैं, यानी कि अगर इनको तिलक लगाने का लॉजिक मिल जाए तो होता क्या है, अब जैसे आपने 26 बताया, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया होगा कि आपके साथ कोई व्यक्ति आया, उसने डील कर ली, लेकिन जिस दिन पेपर साइन होना है उस दिन कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, वो यूटर्न मार जाएगा। एक्चुअली जो आप बता रहे हैं वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप से। लेट्स ट्राई इट अगेन। या सभी के लिए 2025 की क्या एनर्जी है और किस तरीके से वो काम करेगा? सबसे पहले जो व्यक्ति फिजिकली एक्टिवेटेड होगा, किसी को परेशान किया गया हो, किसी को टॉर्चर किया गया हो, तो हो सकता है वो इस समय रिएक्टिव हो जाए, क्योंकि 9 ईयर नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो अगर आपने बबूल के कांटे उगाए हैं तो वहां आप गुलाब की फूल की इच्छा नहीं रख सकते। 2025 में यश और पैसा कैसे जो है कमाया जा सकता है, कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया जा सकता है? तो मनी के लिए हमें कोई ज़्यादा लंबी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। हाँ, लेकिन अगर आपने पिछले 8 सालों में अपना पूरा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन को इस साल तो एटलीस्ट त्यागना पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा एक जनरल रेमेडी। को एक नहीं, कम से कम 6 रेमेडी देता हूँ। बचपन में स्कूल की बेंच पर बैठकर हमने जाना अंकों का गणित, जिसने हमें जीवन का गुणा भाग सिखाया। आज हम जानेंगे कि कौन सा अंक आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, या किस अंक को ठीक करके आप अपने जीवन में ऊंचाइयां पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण की पॉडकास्ट की एक खास सीरीज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अखिल आर अग्रवाल, जो कि हैं रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु एंड हीलिंग एक्सपर्ट। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे सर। तो सर, आज हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि 2025, क्योंकि अंकों की बात हमने की और अंकों की एनर्जी जो होती है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो हम जानेंगे आपसे कि 2025 में चाहे किसी का भी जो नंबर है, मूलांक है, 1 है, 8 है, 9 है, या भाग्यांक है, या फिर जो भी नंबर्स हैं, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है और किन लोगों को सावधानी बरतनी होगी, और कौन लोग उसका कोई भी रेमेडी या कोई उपचार करके, उपाय करके कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, बहुत सारा पैसा, यश कमा सकता है 2025 में। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। आप? मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ, और आपके स्टूडियो में आपने अपना कीमती समय दिया, तो मैं तो मतलब मेरा तो सौभाग्य की बात है कि आपका समय मिल पाया और आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दर्शकों को आप आगे जीवन में कैसे बढ़ें, वो सारी चीज़ों पे आज हमें जो है मार्गदर्शन देने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जो मैंने इंट्रो दिया है वो काफ़ी नहीं है आपके लिए, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो और क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, मैं सबसे पहले वो जानना चाहूँगा। देखिए, बेसिकली मैं एनर्जी पे काम करता हूँ। ओके। चाहे वो मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू करूँ, चाहे वो मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करूँ, चाहे मैं वास्तु के थ्रू करूँ, रेकी के थ्रू करूँ, या अदर किसी भी मोडालिटीज़ के थ्रू करूँ। मेरा बेसिकली काम है हर चीज़ को एनर्जी के प्रिंसिपल से देखना, फ्रीक्वेंसी के प्रिंसिपल से देखना, वाइब्रेशन के प्रिंसिपल से देखना, और उसी से अपने आप की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को कैसे हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से मैच करके हम रिजल्ट ओरिएंट ले सकें। तो सर, सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं कि कोई भी नंबर है, 1 से लेकर 9 तक नंबर होता है, वो उसकी एनर्जी वर्क कैसे करती है? देखिए, बेसिकली क्या है, नंबर्स 1 से लेकर 9 तक होते हैं, और 1 से 9 तक ही हमारे प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल। जिसके अंदर 7 मेजर प्लैनेट्स हैं, 2 इमेजनरी नोड्स हैं, जिसको हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बात करें तो राहु केतु बोलते हैं, अगर एस्ट्रोनॉमी में बात करें तो साउथ नोड और नॉर्थ नोड बोलते हैं,
जो कि सूर्य और मून के अपने ऑर्बिट पे टर्न करने से जहां पर वो इंटरसेक्टेंस जो पॉइंट बनता है, एक साउथ नोड पे बनता है, एक नॉर्थ नोड पे बनता है, जिसको एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में राहु और केतु बोला जाता है। तो हर नंबर को एक प्लेनेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कोई प्लेनेट दे दिया गया, हर प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले ऑब्जर्व किया गया। जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, जो भी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई साइंस नहीं है, हम तो केवल उसको प्रचार करने वाले हैं। बिल्कुल। ये पहले से एक एक्नॉलेज साइंस है, जिसको बहुत लंबे गहरे अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद क्रिएट किया गया। तो जब देखा गया कि जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उन लोगों के कहीं ना कहीं जो ट्रेड्स हैं, इवन जो 10 तारीख को पैदा हुए हैं, क्योंकि उसका टोटल भी 1 आता है, तो कहीं ना कहीं जो उसके ट्रेड्स हैं, जैसे सूर्य का क्या है, गरिमा, प्रतिष्ठा, अपने आप की एक चमक, नेम फेम जिसको हम बोलते हैं, अपना एक राजस्य कि जब वो आता है तो अंधियारा कर देता है, और जब वो छिपता है, छिपने का मतलब है जैसे ही अर्थ रोटेट करती है और उसकी वाइब्रेशन और जो उसकी डायरेक्शन है रेज की, वो छिप जाती है, तो पूरी जगह अंधियारा ही अंधियारा हो जाता है। तो ऐसे ही 1 नंबर को देखा गया कि वो उसके अंदर लीडर की क्वालिटी पाई गई, उसके अंदर राजस्व की क्वालिटी पाई गई, कि वो जो भी काम करता है वो रॉयल्टी में करता है। रॉयल्टी किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर किंग के लिए कहा गया है। जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ को किंग साइज जीता है, अपने फॉर्मेट में, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसको किंग ही माना गया है। बिल्कुल। ऐसे 1 नंबर हुआ। अब 2 नंबर है, उसके अंदर मून वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई कि जैसे मून 15 दिन राइज करता है, 15 दिन फिर वो वैनिश करता है, ऐसे ही देखा गया जो 2 नंबर वाले लोग हैं, वो कुछ समय उनका मूड्स बहुत अप लेवल पे होता है, बहुत हैप्पी होते हैं, और थोड़ी ही देर में वो सैड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। मूड स्विंग से फिर वहीं कहीं ना कहीं आप उनको छोटी सी बात बोल दो तो वो उसको लेकर बैठ जाते हैं। सामने वाला अपने फ्लो में आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो उसी को ओवर थिंक कर करके अपने लिए नए पैटर्न्स, नई हर्डल्स, नई इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए उनको 2 नंबर दिया गया, 2 नंबर को मून से कनेक्ट किया। अब 3 नंबर की बात आती है। 3 नंबर को देखा गया कि इसके अंदर विजडम है, ये जो भी बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट होती है जिसको वो प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, उनके अंदर देखा गया कि वो जो समझाते हैं या जो वे ऑफ उनकी डिलीवरिंग है वो डिफरेंट ही होती है। उनका जो एटीट्यूड देखा गया या क्रिएटिविटी देखी गई, या अगर हम बात करें विजन देखा गया, तो बहुत एक्सपेंसिव देखा गया कि वो बहुत दूर तक की और बहुत क्रिएटिवली और बहुत प्लान्ड मैनर में सोचते हैं। जी बिल्कुल सर। 3 नंबर तक की तो बात हो गई, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस हमें देख रही है, तो जो लोग नहीं जानते हैं कि उनका ईयर नंबर या जो मूलांक है, भाग्यांक है, वो कैसे उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मूलांक और भाग्यांक अलग अलग होते हैं, ईयर नंबर अलग होता है, तो किस तरीके से वो कैलकुलेट करें और जान पाएँ कि कौन सा नंबर है, कौन सा जो ग्रह है उनको रूल करता है। देखिए, सबसे पहले अगर बेसिकली हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर, जिसको पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं, रूट नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक भी बोलते हैं, बिल्कुल, वो नंबर वो है जो आपकी स्टार्टिंग की डेट है। ओके। अब वो डेट सिंगल डिजिट भी हो सकती है, वो डेट कंपाउंड डिजिट भी हो सकती है। सपोज कोई 2 मई को भी पैदा हो सकता है, कोई 23 मई को भी पैदा हो सकता है। अब जो 2 मई का जिसका बर्थ हुआ है, उसका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो 2 है। आइए हम अभी एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल छोड़ के चलिए आप ही की पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओके सर, तो कैमरे पे मैं बता देता हूँ, 26 जून 1996 ये मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनैलिटी नंबर की। 26, अब 26 न्यूमरोलॉजी में कोई डिजिट नहीं है, ये कंपाउंड डेट बोली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 + 6 यानी कि 8। 8 जो नंबर है वो सैटर्न से रूल करता है। बिल्कुल। 26 का क्या फॉर्मूला है, कैसे है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1996, जिसका टोटल आता है 39। ठीक। अगेन कंपाउंड नंबर है। 39 भी अपनी एक वेटेज रखता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल
पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे हैं, तो 3 9 को अगेन हम प्लस कर देंगे, 3 + 9 = 3, ठीक। जो कि आपका डेस्टिनी नंबर हो गया 3। ओके। फिर भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पर्सनैलिटी नंबर सिंपल डेट है, लेकिन जब भी हम डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो वो डेट प्लस मंथ प्लस जिस ईयर पे आपका बर्थ हुआ है, जब आप उसको टोटल कर लेते पूरा हैं, टोटल करते हैं। पूरा टोटल करके एक कंपाउंड डिजिट आएगी। जब उस कंपाउंड डिजिट को आप सिंगल ऐड कर लेते हैं, जब वो सिंगल डिजिट जो आती है वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। ओके। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट आपने मेरे से पूछा किसी का पर्सनल ईयर कैसे पता लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कंसेप्ट आते हैं, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। ये तीनों चीज़ें अलग अलग तरह से कैलकुलेट होती हैं, और जिस चीज़ के लिए आज हमने पॉडकास्ट रखा है यानी कि 2025 के लिए, तो 2025 यूनिवर्सल ईयर है। इंडिविजुअल पर्सनल ईयर अलग तरीके से निकलता है 2025, क्योंकि 2025 के टोटल करके 2 + 2 + 5 को करके जो 9 बन रहा है वो पर्सनल ईयर नहीं है, वो यूनिवर्सल ईयर है। तो जो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो यूनिवर्सली होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मेजर हमें जानना है कि उसकी लाइफ कैसे चलेगी, तो वो मेजरली इम्पैक्ट करता है पर्सनल ईयर। लेकिन अगर पर्सनल ईयर सही आ रहा है और आपका जो यूनिवर्सल ईयर है वो कहीं डिसमैच हो रहा है, तो बहुत हद तक चीज़ें इम्पैक्टफुल होती हैं अगर हम प्रिकॉशंस को नहीं लेते हैं। तो हम पर्सनल ईयर जानते हैं कैसे निकलता है। पर्सनल ईयर में हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट चाहिए, आपका डेट और मंथ। ईयर वो ऐड हो जाएगा जिस ईयर को आप देखना चाहते हो। सपोज जैसे आपका ही देखते हैं अभी 268 बिल्कुल + 6 14, 14 + 9 14 + 9 अगेन 5 आ जाएगा। 5 क्योंकि 9 की सबसे बड़ी खासियत क्या है, 9 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 ही बनेगा। ओके। और 9 में आप कुछ भी प्लस करेंगे तो 9 अपनी जो पहचान है वो छोड़ देगा, उसका टोटल वही बचेगा जो 9 में ऐड किया जाता है। ओके। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में भी कि 9 एक कंप्लीट नंबर है। बिल्कुल। तो ऐसे हम चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जब कैलकुलेट कर लेंगे फिर इनकी इवोल्यूशन होती है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन होता है। बिल्कुल। तो हम अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं। हम 3 नंबर तक दर्शकों को बता चुके थे, अब 4 नंबर की बात करते हैं। देखिए 4 नंबर राहु का नंबर है। अब जिन लोगों को देखा गया कि ये लोग किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, यानी कि अगर इनको तिलक लगाने का लॉजिक मिल जाए तो ये लगाएंगे, वरना ये नहीं लगाएंगे। इनका जो भी काम करने का तरीका देखा गया वो बहुत डिसिप्लिन्ड देखा गया। इनकी कबर्ड्स देखी गई, इनके हाउस देखे गए तो बहुत डिसिप्लिन्ड में ऑर्गेनाइज्ड देखे गए। ये कोई भी काम करते हैं तो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ऐसे ही प्लैनेट की सोच के फिर इसको 4 नंबर दिया गया। 4 नंबर के अंदर सारी मेजरली यही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन ट्रेड्स कि किसने क्या अपने ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। बिल्कुल। 5 नंबर डिनोट करता है मरकरी को, जिसको देखा गया कि ये व्यक्ति हर किसी के साथ जलप हो जाता है, ये एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, उसको 5 नंबर दिया गया। फिर 6 नंबर दिया गया, फैमिली मैन है, रॉयल्टी चीज़ों पसंद करता है, ब्रांड्स को पसंद करता है, अपने कंफर्ट जोन को पसंद करता है, बिल्कुल। उसको 6 दिया गया। अब 7 नंबर केतु का नंबर है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो केतु के पास सर नहीं है। अब जिसके पास सर नहीं है वो दिमाग से तो सोच नहीं सकता। अब तो जो व्यक्ति दिल से सोचता है, जो दिमाग लगाता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने उसको कितनी बार ही धोखे दे दिए हो, अगर उसने आगे से आके एक बार सॉरी बोल दिया तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो फिर से दोबारा शुरू हो जाता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, उसको मालूम है ये मेरे को फिर धोखा देगा, लेकिन दिमाग नहीं है ना, दिल है खाली। ऐसे व्यक्ति को देखा गया ये अपने अपने में रहना पसंद करता है, भीड़ से दूर रहता है, शांत प्लेसेस पे रहता है, नेचर से कनेक्टेड रहता है, तो इसको 7 नंबर केतु बोला गया। 8 नंबर देखा गया कि इनका स्टार्टिंग फेज बहुत स्ट्रगलफुल होता है। कोई भी काम एंड मोमेंट पर, एंड स्टेज पर आएगा और वहां से यूटर्न मार लेता। एग्जैक्टली।
तो होता क्या है, अब जैसे आपने 26 बताया, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया बिल्कुल, होगा बिल्कुल, मतलब कि आपके साथ कोई व्यक्ति आया, उसने डील कर ली, आप बिल्कुल पहुंच गए, पेपर साइनिंग की डेट फाइनल हो चुकी, लेकिन जिस दिन पेपर साइन होना है उस दिन कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, वो यूटर्न मार जाएगा। एक्चुअली वही होता है कि कई बार ऐसा होता है कि डाउनलोडिंग हो गई, 99.9% डाउनलोड हो गई, 0.1% जहां रह जाता है वहीं पे नेटवर्क एरर मार जाता है। अब उसके अंदर भी क्या होता है कि 8 नंबर की यहाँ कोई गलती नहीं है, 8 नंबर पेशेंस का नंबर है। सैटर्न इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट, तो यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो भी उसी स्पीड में काम करेगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो स्पीड होगी वो भी उसी लेवल पे चल रही है जब भी वो स्लो मूव कर रहा है। तो अगर हम उस पेस में अपनी भी स्पीड को उसी पेस में ले आएं तो जो यूटर्न लग रहे हैं वो यूटर्न नहीं लगेंगे, वो पहले ही डेट आगे शिफ्ट हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो जब आप पेशेंस की बात करते हैं, आप हार्ड वर्किंग की बात करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं, और प्लस पॉइंट देखिए, सैटर्न वाला व्यक्ति हार नहीं मानता। अगर उसने सैटर्न के प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेड्स अप्लाई किए हुए हैं, वो जितनी भर भी गिर जाए वो फिर उठ खड़ा होगा कि आई विल डू इट अगेन। जो आप बता Let's रहे हैं try वो it मैं again. जो आप बता रहे हैं वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप से। लेट्स ट्राई इट अगेन। या क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शायद अगर टेलीफोन जब बना, जिन्होंने इसका आविष्कार किया ग्राहम बेल ने, अगर मान लो वो बार बार फेल हुए और वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते, फेलियर को पकड़ के बैठ जाते, तो शायद आज हम टेलीफोन नहीं बनता, तो शायद ये माइक का काम भी नहीं हो रहा होता। हाँ बिल्कुल। ठीक ऐसे ही जिन्होंने बल्ब बनाया उन्होंने भी बहुत फेलियर देखे, लेकिन प्रैक्टिस करते गए। ऐसे ही सैटर्न वाला व्यक्ति अपने लाइफ के फेलियर से इतना एक्सपीरियंस क्रिएट कर लेता है कि जब वो मैच्योरिटी स्टेट पे आता है, 35 क्रॉस करता है, 40 क्रॉस करता है, तो वो एक प्रॉपर वेल्दी एक्सपीरियंस पर्सन होता है। वो लाइफ के हर इन आउट को जानता है, तो फिर उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है। अब 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर एक इंसानियत का नंबर है, लेकिन एग्रेसिव भी है। मंगल एग्रेशन का कारक है, फायर का कारक है। तो 9 नंबर वाले व्यक्ति के अंदर जो पैशन होता है, चाहे वो पैशन सोसाइटी के लिए काम करने के लिए हो, चाहे वो पैशन अपने फैमिली के लिए काम करने के लिए हो, चाहे वो पैशन अपने फ्रेंड्स के काम करने के लिए हो, तो जो हम कहते हैं ना कि ये कुछ भी कर गुजर जाएगा, तो 9 नंबर की कैपेसिटी वही होती है। हमने कई एनजीओज देखे हैं जो दुनिया की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ वो काम करते हैं जो उन्होंने फोकस किया। चाहे हम फीमेल्स प्रोटेक्शन से ले लें, चाहे हम सोसाइटी में किसी भी काम से ले लें। इवन तो जैसे बॉम्बे में भी हमने सुना समुद्र की सफाई कितनी बार हुई, वो भी एनजीओज के थ्रू हुई। तो जिसने एक बार ठान लिया, अगर 9 नंबर वाले ने कोई काम ठान लिया और वो उसके लिए पूरा पैशनेट है, तो वो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ता है। तो जब ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा गया कि इसके अंदर नरमता भी है, इंसानियत भी है, कि अगर कोई इससे हेल्प मांगेगा तो ये हेल्प करेगा, लेकिन अगर कोई इसका बेनिफिट लेगा तो ये रिएक्ट करना भी जानता है। जैसे सेनापति है, सेनापति का काम क्या है, वो राजा की हर तरीके से हेल्प करता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सेनापति को पता लग जाए कि राजा को मालूम है कि वहाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और फिर भी मुझे राजा वहाँ भेज रहा है, तो वो राजा से भी विद्रोह कर लेता है। ये सेनापति की खासियत है और यही 9 नंबर वालों की खासियत है। अगर आप उनसे ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, इंसानियत के नाते बात कर रहे हैं, उनको सही समझकर सही गाइड कर कर काम कर रहे हैं, तो वो रिएक्टिव नहीं होंगे। लेकिन एक बार अगर उन्हें लगा कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा एग्रेशन भी आप किसी में नहीं देखेंगे। तो ऐसे 1 से 9 नंबर को ऑब्जर्व किया गया, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई, और एक नहीं कम से कम 100,000 लोगों पर ये ऑब्जर्वेशन हुई। जब वो सिमिलर ऑब्जर्वेशन हर नंबर के अंदर मिली, तब फिर उसको प्लैनेट से मैच किया गया और फिर उसको नंबर दिया गया। ओके, तो मतलब 1 से 9 तक किसी ना किसी ग्रह की एनर्जी उसके साथ रहती है। तो अभी तक हमने जान लिया कि कैसे ईयर नंबर निकाला जाता है, कैसे मूलांक और भाग्यांक निकाला जाता है, और किस नंबर की क्या एनर्जी होती है। अब बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है 2025, वो कैसा रहने वाला है। तो एक यूनिवर्सल सभी के लिए 2025 की क्या एनर्जी है और किस तरीके से वो काम करेगा। देखिए, मैंने आपको 9 नंबर की अभी ट्रेड्स बताए। 9 नंबर में जो व्यक्ति सरल तरीके से काम करेगा,
क्योंकि 9 नंबर कैसे निकला पहले तो दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर कोई 2025 ही सुन रहा है। तो जब हम 2025 को टोटल करते हैं 2 + 2 + 5 तो वो 9 बनता है। जीरो काउंट नहीं क्योंकि होता न्यूमरोलॉजी काउंट ही 1 से 9 तक होती है। जीरो का अपना एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन जीरो ऐड कर देंगे तो भी वही टोटल आएगा। टोटल आएगा, ठीक है। टोटल तो वही आना है। तो हमने जीरो को डिलीट करके 2 + 2 + 5 कर दिया, जो कि टोटल बना 9। तो न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक देखा जाता है या जीरो भी कहीं रहता है? जीरो रहेगा, लेकिन फिर वो कंपाउंड नंबर में आ जाएगा। ओके, फिर उसको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे। तो मेन जो वर्क करता है वो 1 से 9 तक के नंबर करते हैं। जी, तो पहले आइए हम जानते हैं कि 2025 यानी कि जो कि 9 नंबर का ईयर है, जिसको प्लेनेट डिनोट करता है मंगल, मार्स की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी जरूरी है जब भी हम उसके इम्पैक्ट को जान पाएंगे। फायर एलिमेंट है, बहुत एग्रेसिव नेचर है, बहुत पैशनेट है, अपने काम को लेके बहुत पैशन होता है उसके अंदर, एनर्जी भरपूर होती है। अब वो डिपेंड करता है कि ओवर है कि बैलेंस्ड है, दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। अब जब हम 2025 की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल ईयर है। यूनिवर्सल ईयर 2025 जो कि 9 नंबर आ रहा है, मार्स का ईयर है, यानी कि सबसे पहले जो व्यक्ति फिजिकली एक्टिवेटेड होगा, जो कोई ना कोई फिजिकल फिटनेस का काम कर रहा है, फिजिकली कोई काम कर रहा है, डेली वॉक कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ बच जाएगा। क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, फायर का कारक है। अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो मंगल ब्लड का कारक है। अगर मंगल का जो ब्लड है, अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो उसका ब्लड का टेम्परेचर हीटअप रहेगा, बिल्कुल। उसकी जो एनर्जी सर्कुलेशन है वो बनी रहेगी। खून अगर ठंडा पड़ गया तो मंगल का इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो जो व्यक्ति फिजिकली वर्क कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, या मैं कहूँ जो जॉब वर्क कर रहे हैं, मशीनें चलाते हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, कोई भी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें एक एड ऑन, एक प्लस पॉइंट ले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल का साल हम लोगों के अंदर इंसानियत भी देखेंगे, लेकिन उधर की दूसरी की तरफ हम एग्रेसिवनेस भी देखेंगे। हो सकता है कोई कंट्री अभी बहुत माइल्ड फाइट पे हो, वो बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए। लोगों के अंदर बहुत एग्रेशन देखा जा सकता है, ईगो देखी जा सकती है। ये सारे मैं ट्रेड जब बता रहा हूँ जब व्यक्ति इम्बैलेंस हो। क्योंकि कोई देशों में अगर फाइट चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल स्टेट या उनके फाइनेंशियल स्टेट या उनके बॉर्डर के जो एरिया के जो रूल रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिप्लीटेड हुए हैं। जब भी कोई कंट्री फाइट करेगी, अदरवाइज ऐसे कोई कंट्री फाइट नहीं करती। ऐसे ही किसी व्यक्ति को मान लो बार बार उकसाया गया हो, किसी को परेशान किया गया हो, किसी को टॉर्चर किया गया हो, तो हो सकता है वो इस समय रिएक्टिव हो जाए। हो सकता है जो लोग पहले एग्रेसिव थे थोड़ा उनका एग्रेशन और बढ़ जाए। बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या रेमेडी कर रहे हैं, आप अपने ईयर को कैसे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज प्लानिंग के साथ उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। ओवरऑल 2000 साल मंगल का साल है, तो यदि आप इसको प्लान्ड वे में, बैलेंस्ड वे में यूज करते हैं तो मंगल में ही साल होता है। लेकिन 2025 में कंडीशन भी अप्लाई होती है, क्योंकि जब हम 9 की बात करते हैं तो 9 कहीं ना कहीं कंप्लीशन को शो करता है, और कंप्लीशन किसी चीज का कैसा होगा ये निर्भर करता है कि किसी चीज का स्टार्ट कैसे हुआ है, किसी चीज को मिड लेवल पे मैनेज कैसे किया गया है, और एंड तक आते आते उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अब मान लो यूनिवर्सली देखें, किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई रिलेशनशिप शुरू किया, किसी कंट्री ने कोई मध्यस्थता शुरू करी, किसी बड़ी कंपनी ने कोई इवेंट शुरू किया, अगर उनका स्टार्ट ही बेटर नहीं है, स्टार्ट ही इम्पैक्टेड है, या मिड वे में आके वो इम्पैक्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन इम्पैक्टफुल हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं 9 ईयर अगर देखा जाए यूनिवर्सली, तो उसके लिए हमें उसके रूट पे जाना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सल 1 ईयर आया था, 1 का मतलब इनिशिएशन है। तो जब यूनिवर्सल 1 ईयर आया तो किसी व्यक्ति ने उसको कैसे इनिशिएट किया, या किसी सोसाइटी ने उसको कैसे इनिशिएट किया,
किसी कंट्री ने उसको कैसे इनिशिएट किया, बिल्कुल। और फिर आगे जैसे 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो जैसे 8 ईयर निकल चुके, अब किसी ने 8 ईयर की कंपाइलिंग ही इम्बैलेंस कर रखी है, तो 9 ईयर उसके लिए डेफिनेटली पेनफुल होने वाला है। क्योंकि आप मान लो कोई घर बनाने सपोज करें, ठीक है, आपने उसकी नींव खोदनी थी 4 फीट, आपने खोदी 2 फीट, सरिया लगना था 400 किलो, आपने लगाया 200 किलो, आपने लेंटर की हाइट रखनी थी 10 फीट, आपने रख दी 15 फीट, घर की टोटल लेंथ रखनी थी आपको 100 फीट, आप 150 फीट पे ले गए। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पर्सनल ईयर 1 नींव था, अब आपने नींव पूरी नहीं खोदी। पर्सनल ईयर 2 क्या था, 1 की जो कमी है वो 2 पूरा कर ले, यानी कि चलो नींव कम खुद गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको सरिये से मजबूती दे दें, हमने वहां भी नहीं मजबूती दी। फिर 3rd आया एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हमने कहा कि 10 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप उसको 15 फीट तक ले गए। 4 नंबर आया डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, वो तो सारी ठप हो गई क्योंकि लिखा कुछ हुआ कुछ। 5 नंबर आया एक डेफिनेट चेंज, हमने चेंज क्या किया, 100 फीट की प्लानिंग थी 150 फीट पे ले गए। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करते करते हम 8 ईयर पे आ गए कि हमने अपना प्रोजेक्ट 150 फीट का कंप्लीट कर लिया घर। अब 9 की बात आई, यानी कि रिजल्ट, हल्का सा कोई हवा का तेज झोंका आया, कोई लाइट साइक्लोन आया, कोई लाइट अर्थक्वेक आया, अब ना तो नींव की मजबूती मिली, ना सरिये की मजबूती मिली, ना लेंटर हाइट का बैलेंस हुआ, ना बिल्डिंग हाइट का बैलेंस हुआ, तो क्या होगा, वो बिल्डिंग ढह जाएगी, बिल्कुल, या क्रैक्स आ जाएंगे, या वहां पर रहने वाले लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति ने यूनिवर्सल पर्सनल ईयर हो या इंडिविजुअल पर्सनल ईयर हो, वहां अगर इनिशिएशन प्रॉपर लिया है और उस इनिशिएशन के अकॉर्डिंग आगे आने वाले सालों को उसी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में यूटिलाइज किया है, तो 9 नंबर कभी भी किसी का खराब नहीं जा सकता। क्योंकि 9 ईयर नंबर ऑफ कंप्लीशन, नंबर ऑफ गेटिंग फ्रूट्स। तो अगर आपने बबूल के कांटे उगाए हैं तो वहां आप गुलाब की फूल की इच्छा नहीं रख सकते। कहने का मतलब है कि 1 से 8 तक आपने जैसा बोया है 9 में वैसा ही काटने को मिलेगा, तो आप उससे कुछ बच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है बच नहीं सकते, मान लो कहीं हमने बबूल के कांटे उगा दिए, हमें गुलाब चाहिए, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि वो बबूल के कांटे उग गए तो आगे गुलाब उगाने की पर्सनैलिटी नहीं है, या हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, या हम उगा नहीं सकते। लेकिन उस साल हमें बबूल के कांटों को बहुत संभल कर प्रयोग करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास वही है। लेकिन 9th ईयर एक और आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगले साल आपको गुलाब के फूल कैसे उगाने हैं, उसकी प्लानिंग आप 9th ईयर में कर सकते हैं। क्योंकि गुलाब तभी उगेगा जब बबूल कटेंगे। बिल्कुल। तो ये तो डेफिनेटली है कि बबूल तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन आप मान लो अगर लोहे की सीट पे बैठे हुए हो तो बबूल के कांटे नहीं चुभेंगे ना आपको। यदि आप कपड़े की सीट पे बैठे हो तो बबूल के कांटे चुभेंगे। तो वो जो कपड़ा और जो लोहे का काम है वही रेमेडी, प्लानिंग और एनालिसिस करेगा। तो सर जैसे कि 2025 की हम बात कर रहे हैं, 2025 में यश और पैसा कैसे जो है कमाया जा सकता है, कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वेल्थ कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे न्यू वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। देखिए 2025 कंप्लीशन का ईयर है, तो जब भी हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम रखें। क्योंकि ये वो साल है जो आपकी 8 सालों की जो आपकी गतिविधि चली है उसका रिजल्ट देने वाला साल है। तो अगर आपने मान लो कोई कपड़े की मील लगाई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं वैसे ही, और आपने 8 साल उसको बहुत अच्छे से चलाया, अब उसकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी इक्वल हो चुकी, जो आपकी वियर एंड टीयर कॉस्ट थी वो भी इक्वल हो चुकी, तो आपके लिए क्या होगा, ये साल जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा। अगर मान लो आपके पिछले 8 साल ऐसे निकले हों कि आप अभी तक इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ना निकाल पाए हों, वियर एंड टीयर की कॉस्ट ना निकाल पाए हों, आप इक्वल टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट इक्वल ना आ पाया हो,
तो क्या अब मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि 90वें साल में आप प्रॉफिट ले लोगे? नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब तक आप अपनी पिछली कॉस्ट कवर नहीं करोगे प्रॉफिट तो आपका काउंट ही नहीं होगा। तो ऐसे ही 9 ईयर में अगर हम मनी की बात करें, मैं यहाँ नेम फेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मनी की बात कर रहा हूँ, तो मनी के लिए हमें कोई ज़्यादा लंबी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। हाँ, लेकिन अगर आपने पिछले 8 सालों में अपना पूरा फुल हार्ड वर्क दिया है, स्मार्ट वर्क दिया है, प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया है, तो डेफिनेटली इस ईयर में जो भी आपके मनी गोल्स होंगे उन कामों को रिलेटेड वो डेफिनेटली कंप्लीट होंगे। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये अग्रेसिव ईयर है, अब अग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इधर आइडिया आया और इधर अप्लाई कर दिया, लेकिन ये वो साल नहीं है। अग्रेशन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करना है तो पेशेंस पे काम करना है, क्योंकि अग्रेसिव डिसीजन हमेशा 50-50 का रेशियो रखते हैं। कुछ डिसीजन हमारे करेक्ट लग जाते हैं, अब वो चाहे बाय लक लगे, बाय फ्रीक्वेंसी लगे, या किसी भी एंगल से लगे, तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन वहीं कुछ परसेंट डिसीजन, 50% डिसीजन रॉन्ग लग जाते हैं। और जो रॉन्ग लगते हैं वो सही लगे डिसीजन की भी कॉस्ट को खींच लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब हमने पेशेंस की बात करी, तो यहाँ मैं बात करूँगा जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ शेयर मार्केट एंड MCX। तो शेयर मार्केट और MCX वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी वाला साल है यूनिवर्सली, क्योंकि चाहे MCX हो चाहे शेयर मार्केट हो, नेमली एस्ट्रोलॉजी में इसको स्पेकुलेशन ही बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एक एजुकेशनल वे में या इंटेलेक्चुअल वे में बात करूं, तो ये एक सेलेक्टेड साइंस है जो कि टेक्निक पे, कैलकुलेशन पे काम करती है। और जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो अग्रेसिव कैलकुलेशन कभी भी नहीं करी जाती। कैलकुलेशन बहुत पेशेंसफुल माइंड, कूल माइंड और साइलेंट बैलेंस माइंड से ही आप कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में जंप लेना चाहता है इस ईयर में, तो मैं कहूँगा बी मोर एंड मोर कैलकुलेटिव एंड वर्क ऑन योर पेशेंस स्किल। अब डिपेंड करता है, मान लो कोई मिनट ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग भी अलग अलग प्रकार की है, मिनट भी है, आवरली भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, ईयरली भी है। अगर कोई मिनट ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको मिनट ट्रेडिंग की ही पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि मिनट ट्रेडिंग वाला और ईयरली पेशेंस की प्रैक्टिस कर रहा है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। द पेशेंस लेवल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर गोल। अब हम बात करें MCX की, MCX में भी वही है, आप पेशेंस रखते हैं, कैलकुलेटिव रहते हैं, ऑब्जर्वेंट रहते हैं और लंबे रिस्क नहीं लेते हैं इस साल, तो आप कहीं ना कहीं सेफ प्ले कर जाएंगे। बिल्कुल। अब बात करिए आपने नेम फेम की, तो नेम फेम देखिए 2-3 तरीके का होता है। एक, आप कोई सोसाइटी की मदद कर रहे हैं तो नेम फेम मिल रहा है आपको, आप अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं तो नेम फेम मिल रहा है आपको, आप कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको नेम फेम मिल रहा है। तो ये ईयर नेम फेम तो देगा। अगेन फिर वहीं आता हूं मैं, 1 से 8 साल आपने कैसे बिताए। किसी कंट्री को अगर नेम फेम चाहिए तो उसने 1 से 8 साल कैसे काम किया, अपनी कंट्री के ग्रोथ के लिए क्या काम किया, प्रोटेक्शन के लिए क्या काम किया, जो वहाँ की सिविलाइजेशन है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या काम किया, जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम बेरोजगारी का आंकड़ा देखते हैं, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट करी, वो उसके नेम फेम को बनाएगा। कैसे फॉरेन पॉलिसीज बनाई, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेट किया। तो ये एक मैं आपको ढांचा बता रहा हूँ कंट्री का, ऐसे ही व्यक्ति का ढांचा है, ऐसे ही कंपनी का ढांचा है। तो कोई भी चीज़ मैं ये नहीं बोल सकता कि यूनिवर्सल 9 ईयर आ गया, अग्रेशन का है, मंगल का है, फायर का है तो बुरा ही होगा। डिपेंड करता है कि आपने पहले 8 साल कैसे स्पेंड करे हैं। अगर आपने 8 सालों को समझकर एक्सप्लेन्ड वे में, एनर्जेटिकली उसको बिल्कुल मैनेज वे में स्पेंड किए हैं, तो 9th ईयर डेफिनेटली बेटर रहेगा। और नहीं किए हैं तो सिर्फ एक ही चीज रहेगी, प्रिकॉशन, पेशेंस। तो 2025 की जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके साथ,
आपने अभी मेरे बारे में जितनी भी चीज़ें आपने बताई दर्शकों के सामने, मैं मतलब सुनकर शॉक्ड हो गया कि बिल्कुल वही सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। हालांकि हम लोग व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे बहुत सारी रील्स देखते हैं, 8 नंबर 6 नंबर तमाम रील्स आती हैं हमारे पास, लेकिन आज मैं बिल्कुल लाइव बैठ के 1 to 1 आपके साथ सुन रहा हूँ और आपने जो भी बताया वो वाकई में कमाल था। मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे बारे में आपको मुझसे ज़्यादा पता है, तो वो वाकई में कमाल था। तो 1 से 9 नंबर की हम बात करते हैं। 2025 में 1 से 9 नंबर के लिए किसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और किसके लिए वो साल पर्टिकुलरली वो जो नंबर है उसके लिए कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपने मेरी तारीफ की, जबकि तारीफ मेरी नहीं, जिन ऋषि मुनियों ने इस विधा का निर्माण किया है। वास्तव में हमने तो सीख कर आपके आगे बोला है। जिन्होंने इसको अपने आविष्कार से, अपने अनुग्रह से, अपनी प्रैक्टिस से जिसको निर्माण किया है, वास्तव में धन्यवाद के पात्र तो वो हैं। तो सबसे पहले हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस विधा का निर्माण नहीं करते तो शायद मैं आपके विषय में भी कुछ नहीं बता पाता। बिल्कुल। अब जहाँ तक बात करी आपने 1 से 9 नंबर के लिए, तो मैं ये सीरीज शुरू करने से पहले 2 चीज़ क्लियर करूँगा। 1 से 9 की मैं जो भी परिभाषा दे रहा हूँ, वो पहली बात तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मेरी जो भी बात है वो केवल उसी पर लागू होगी जिसने अपना पहले वाला पर्सनल ईयर ऑर्गेनाइज्ड वे में यूटिलाइज किया होगा। अगर उसने अपना पहला पर्सनल ईयर प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया है तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन है, प्रिकॉशन, रेमेडी एंड पेशेंस। अब हम बात करते हैं 1 नंबर की, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग कंसेप्ट है, जहाँ पर अलग अलग नंबर की फ्रेंडलीनेस को अलग वे में देखा गया है। लेकिन जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम उसी पैटर्न पे चलते हैं जो हमारी एस्ट्रोलॉजी चलती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एस्ट्रोलॉजी में मान लो अगर शनि और राहु बैठकर पापी ग्रह बना रहे हैं, ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में वो अलग हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेनेट तो वही के वही हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन या उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें 1 और 9 की। कोई पर्सनैलिटी नंबर 1 है, 10 है, 28 है, 19 है, इम्पैक्ट डिफर करेगा, क्योंकि कंपाउंड नंबर का इम्पैक्ट अलग हो जाएगा। मैं बात करूंगा एवरेज इम्पैक्ट की। 1 और 9 में बहुत अच्छी फ्रेंडलीनेस है। फ्रेंडलीनेस का रीजन भी क्या है? 1 को हमने किंग डिनोट किया है, 9 को सेनापति डिनोट किया है। तो यदि अगर किंग, अब मेरी बात समझिएगा, यदि अगर किंग बैलेंस्ड है, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखे हुए है, लोगों का भला करने वाला है, अपने से ज़्यादा अपनी कंट्री या अपने राज्य का, जिसका वो किंग है, अगर उसकी ग्रोथ के बारे में सोचता है और उसको एक अब सुदृढ़ सेनापति मिल गया, तो आप समझिए उसके वारे के वारे न्यारे हैं। ओके। तो यानी कि यहाँ पर 9 नंबर की पावर तो डिपेंड करेगी, लेकिन वो राजा भी डिपेंड करेगा कि वो मुगलों की तरह केवल अपने अपने में सीमित रहना है, या हमारे राजा विक्रमादित्य की तरह या राम राज्य की तरह अपने राज्य के लिए कुछ भी कर गुजरना है। तो कहने का मतलब है कि 1 नंबर वालों को जो यूनिटी के साथ चलेंगे उनके लिए बिल्कुल लाजमी है कि जो लाभकारी यूनिटी के साथ चलेंगे, जो लीडरशिप के साथ चलेंगे, जो एक अच्छे विजन के साथ चलेंगे, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर वो जो फेस करेंगे वो करेंगे। अब हम बात करें 2 नंबर की। बिल्कुल। अब 2 नंबर मून का भी है। 2 नंबर को हमने रानी भी डिनोट किया है। रानी भी अपने मूड से चलती है, जब भी उनके लिए कोप भवन बनाए गए। बिल्कुल। मून वो भी मूड स्विंग्स का कारक है, क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएटिव है, फास्ट मूविंग विद फ्लक्चुएशन। तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक जगह नहीं टिकेगा। अब 9 नंबर सेनापति का है। अब रानी को क्या भ्रम होता है कि सेनापति की वजह से राजा रानी को समय नहीं देता, ये कहावत के रूप में बता रहा हूं। तो उससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं 9 नंबर से
थोड़ी सी ईर्ष्या करती है। अब हम एलिमेंट वाइज बात करें, मून को वाटर एलिमेंट माना गया है, 9 को फायर एलिमेंट मार्स को। तो आग और पानी कभी एक साथ तो हो ही नहीं सकते। हालांकि पानी की एक ऑक्सीजन की H2O वाटर है, बिल्कुल O2 से ही फायर का होना पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद भी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक सीमित तौर पे रह सकते हैं कि आपने पानी में तेल डाल दिया और आग लगा दी तो वहां फायर एग्जिस्ट कर जाएगी। कहीं ज्यादा आग लगी, आपने 2-4 छींटे मारे तो आग भड़क जाएगी। लेकिन कहीं आग जल रही और आपने पूरी बकेट ओज दी तो आग अपना अस्तित्व खो देगी। तो ऐसे में 9 नंबर वाले, जो 2 नंबर वाले हैं, उनके लिए ये पर्सनल ईयर थोड़ा सा प्रिक्योटिव रहने वाला है, क्योंकि अब उनके मूड स्विंग्स को फायर मिल गई। यानी कि जब पानी में आग मिलेगी तो आग और पानी का जो रूप है वो बहुत ही भयानक हो जाएगा। तो यदि ऐसे में व्यक्ति अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं करता है, अपने मूड स्विंग्स पे काम नहीं करता है, अपनी प्लानिंग स्किल्स पे काम नहीं करता है, अपनी सेल्फ एनालिसिस पे काम नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको डिस्ट्रक्टिव वे में ले जाएंगे। और यदि वो इसके विपरीत बैलेंस हैं, मूड स्विंग्स पे काम किया हुआ है, अपने इससे पहले वाले पर्सनल ईयर को मैनेज किया हुआ है, तो फिर वो एक सेफ प्ले कर जाएंगे। बिल्कुल। अब नंबर 3 की बात करें, 3 को हमने गुरु डिनोट किया है, जो कि मार्गदर्शक है। अब 9 सेनापति। अब सेनापति को यदि कोई बृहस्पति यानी कि गुरु ये बता दे कि तुम उस कंट्री पर आक्रमण करने जा रहे हो और तुम इस समय इस नक्षत्र में इस योग के साथ, इस कर्ण के साथ प्रवेश कर जाना, तो तुम्हारी विजय तय है। अब यहां पर फिर क्या हुआ, 9 नंबर का रिजल्ट निर्भर हो गया 3 नंबर पे। यदि वो गुरु क्रिएटिव है, उसका विजन क्लियर है, बैलेंस्ड अप्रोच है, फोकस्ड है, तो वो इस यूनिवर्सल 9 ईयर से अमेजिंग मैजिक क्रिएट कर सकता है। लेकिन यदि वही कोई गुरु मल्टीटास्कर है और जिसने अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर दिया, जो फोकस्ड अप्रोच नहीं लगाई, तो क्या होगा, वही इस 9 नंबर को डिस्ट्रक्टिव बना लेगा। क्योंकि एनर्जी है, फोकस्ड अप्रोच लगाएंगे तो हमने देखा है कि पत्थर भी पानी में सुराख कर देता है अपने एक फोकस्ड फोर्स और अप्रोच के साथ। तो ऐसे ही 3 नंबर वाला व्यक्ति यदि फोकस्ड है, उसकी एनर्जी चैनलाइज्ड है, बैलेंस्ड है, तो वो इस 9 साल की एनर्जी को प्रयोग करके अपने हार्ड से हार्ड वर्क को क्लियर करके उसको अपने लिए अचीवमेंट बना सकते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करें 4 नंबर की। 4 को हमने पुलिस माना है, 9 को हमने सेनापति माना है। अगर आज की डिनोशन दें तो सोल्जर हो गया, चाहे वो थल सेना है, जल सेना है, सोल्जर है, वायु सेना है। सोल्जर जहां वर्ड आ गया वो सारी कैटेगरी 9 के अंडर में आती है। वो अलग बात है कि अगर वो जल सेना वाला है तो उसके अंदर 2 नंबर का भी एट्रीब्यूट आ जाएगा, क्योंकि वो जल से कनेक्टेड हो गया। तो जब हम 9 की बात करें तो 9 सोल्जर है, 4 की बात करें तो पुलिसमैन है। पहली यूनिफॉर्मिटी क्या है, दोनों की फिक्स ड्रेस है। दूसरी यूनिफॉर्मिटी क्या है, दोनों के डिसिप्लिन्ड है। बिल्कुल। लेकिन जो एक मिसमैनेजमेंट है या कहीं की मिसमैचिंग है, वो है कि दोनों के डिसिप्लिन लेवल अलग हैं, दोनों के वर्किंग स्टाइल अलग हैं, और दोनों के जो काम करने की पावर मिली हुई है वो भी डिफरेंट है। एक सैनिक के लिए पूरी कंट्री उसके टेरिटरी में आती है, यानी कि कहीं भी नेशनल थ्रेट होगा तो एक सैनिक रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम एक पुलिसमैन की बात करें तो उसको एक टेरिटरी मिली हुई है कि आपका ये स्टेशन है, इस स्टेशन के अंदर ये जोन आता है। तो अगर उस जोन के 1 मीटर भी इधर कुछ हुआ है तो वहां का जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो ये स्टेशन ना होके दूसरा स्टेशन हो जाएगा। अब वही 4 नंबर की बात करें और 9 नंबर की बात करें,
4 नंबर एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति है। यदि वो ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है, फिजिकल एक्टिविटीज करता है, तो ये ईयर उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हार्ड वर्किंग के अंदर अगर पैशन जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ स्काई इज द लिमिट। आपका ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं कर सकते। और वहीं आप डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, आप रिबेलियस हैं, आप किसी चीज़ को मानते ही नहीं हैं, आप कोई काम टाइमली करते ही नहीं हैं। तो अगर आपको एग्रेसिव एनर्जी मिल गई तो वो ब्लास्ट हो गया। अब कोई रिबेलियस है, आपने मान लो उसको एटॉमिक बॉम्ब दे दिया, तो वो क्या करेगा? जिसने उसकी बात नहीं मानी उड़ा देगा। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने देखा है अलग अलग कंट्रीज़ के जो लीडर हैं, अगर हम उनकी क्वालिटी देखें तो हमें ये क्वालिटी कहीं ना कहीं दिख जाएगी। बिल्कुल। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है। मेरा इशारा देने से ही लोग समझ गए हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हिस्ट्री में बात करूँ तो हिटलर, जो कि अपने तरीके से चले, बिल्कुल, वो भी अपने फॉर्मेट में चले। जब तक वो ऑर्गेनाइज अप्रोच में चले वो जीतते चले गए। जहाँ उनके अंदर ओवर प्राइड आ गया कि मैं तो सर्वस्व हूँ, मेरे से तो कोई जीत ही नहीं सकता, वहीं उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो यही ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज अप्रोच है। तो फिर डिपेंड करता है 4 नंबर पे, यानी कि यूनिवर्सल 9 ईयर का इम्पैक्ट तो अपना है। डिपेंड करेगा कि जो नंबर पर्सनैलिटी नंबर है जिसका, उसने क्या ट्रेड्स अपनाए हुए हैं। क्योंकि 9 नंबर तो अग्रेशन है, 9 नंबर पैशन है, 9 नंबर इंसानियत है, 9 नंबर भाईचारा है, 9 नंबर दोस्त है, 9 नंबर बॉडी में ब्लड है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स हैं। बिल्कुल। अब जो यूज करने वाला है डिपेंड करता है उसके ट्रेट कैसे हैं। अब जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर मरकरी को डिनोट करता है। बिल्कुल। मरकरी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो अगर अब मान लो कोई 5 नंबर वाला व्यक्ति है, वो वर्सटाइल है, लेकिन वर्सटाइल बेसिक बैलेंस वर्सटाइल है, यानी कि अलग अलग चीज़ों में निपुण है, लेकिन एक बार में एक काम करता है। कहने का मतलब, कोई अगर मान लो म्यूजिशियन भी है, पेंटिंग भी जानता है, डांसिंग भी जानता है, लेकिन एक टाइम पे फोकस करता है, तो इसको वर्सटाइल, बैलेंस्ड वर्सटाइल कहते हैं। अब कोई ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ना ये पूरा किया, ना वो किया, ना वो किया, उसको मिसमैनेज कहते हैं। अब एग्रेशन, एनर्जी और पैशनेट, ये 3 फॉर्म है बिल्कुल, जो 5 नंबर के साथ अब कनेक्ट होने वाले यूनिवर्सली। बिल्कुल। मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिवर्सली। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पर्सन के ऊपर कितना होगा वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर अब कोई वर्सटाइल है और बैलेंस अप्रोच के साथ है, यानी कि फ्रीडम के साथ काम कर रहा है, अपने पैशन के लिए काम कर रहा है, तो अब वो ग्रोथ ले जाएगा। वो ऐसे नए चेंजेस ले आएगा लाइफ में, ऐसे सडन नए चेंजिंग इवेंट उसकी लाइफ में आ जाएंगे जो वो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और यदि वो इम्बैलेंस है तो फिर डिस्ट्रक्शन आएगी। अब 6 नंबर है, 6 नंबर थोड़ा सौम्य नंबर है, फैमिली वाला नंबर है। ये लोग थोड़ा अपना कंफर्ट जोन पसंद करते हैं। अब 9 एनर्जी का नंबर, पैशन का नंबर आ गया। अब इनके लिए बड़ी सूचना है कि लीव योर कंफर्ट जोन। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को इस साल तो एटलीस्ट त्यागना पड़ेगा। श्योर, बिल्कुल। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा तो आप अच्छा कर सकते हो। कुएं का मेंढक कुएं में ही रहेगा। अगर कुएं के मेंढक को समुद्र देखना है तो कहीं ना कहीं उसको कुआं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुएं के मेंढक के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुएं के मेंढक को अपना पूरा संसार कुआं लगता है। तो कहना बहुत आसान है, लीव योर कंफर्ट जोन, लेकिन जो उनका एक नेचर है कि वो अपने कंफर्ट से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो यदि अगर वो डिटैच हो गए, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए और अपना पूरा फोर्स लगा दिया, पूरी एनर्जी और पैशन लगा दिया, तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नहीं तो कुएं का मेंढक कुएं में तो है ही। अब 7 की बात करें, इंट्यूटिव, क्रिएटिव, सेल्फ एनालिस्ट, रिसर्चर, ये 7 नंबर की
क्वालिटीज हैं। अब वहां ऐड कर दो एनर्जी, एग्रेशन, पैशन। अब रिसर्च में कोई अपनी एनर्जी और पैशन लगा दे तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई आविष्कार कर देगा। कोई सेल्फ एनालिसिस के अंदर पैशनेट हो जाए तो हो सकता है वो सेल्फ एनालिसिस का कोई नया प्रोसेस क्रिएट कर दे, क्योंकि जहां आप एनर्जी लगाओगे वही होगा। अब ऐसा व्यक्ति उदास बैठा है, अपने आप को ही दोषी ठहरा रहा है, और अगर उसको ये साल मिल गया, अग्रेशन का मिल गया, इम्पल्सिव बिहेवियर का मिल गया, तो देयर कैन बी ए सिचुएशन सुसाइडल टेंडेंसी। अब जो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं और मैं क्यों जी रहा हूं, अब आपने उसको पावर दे दी, 440 वोल्ट का करंट दे दिया, तो वो इम्पल्सिव डिसीजन क्या होगा? हो सकता है अपनी लाइफ खत्म कर ले। और अगर वही व्यक्ति अपनी रिसर्च पे काम करे, अपने इंट्यूटिव फैकल्टी पे काम करे, अपने जो क्रिएटिव आइडियाज है उसको पैशनेटली आगे मूव करे, तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो अभी तक हमने देखा नंबर का इंपॉर्टेंस है, 9 के कैरेक्टरिस्टिक्स सबके लिए वही फिक्स हैं। अब 8 की बात करें, 8 हर्डल वाला है, जैसा हम बेसिकली बोलते हैं, हार्डशिप्स आते हैं, लेकिन 8 की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, सक्सेस इज डिलेड बट नॉट डिनाइड। यानी कि 8 वाले को सक्सेस तो मिलकर ही रहेगी अगर वो अपने पाथ पर लगा हुआ है। कहने का मतलब 8 वालों के साथ इतने हार्डशिप्स आते हैं, इतने स्ट्रगलिंग आती है, इतने यू टर्न आते हैं कि यदि आप फिजिकल मेंटली फिट नहीं हैं तो आप हताश जाते हैं, आप पाथ बदल लेते हैं, और जिस मोमेंट आप पाथ बदल लेते हैं आप डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। यदि आप उसी पाथ पर लगे रहते हैं तो सक्सेस तो आपको मिलनी तय है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। बिल्कुल। बहुत एक्टर देखेंगे आप, बहुत पॉलिटिशियन देखेंगे, बहुत बिजनेसमैन देखेंगे जो 8 से डिनोट करते होंगे। जब हम बात करते हैं स्ट्रगल की, हम बात करते हैं हार्डशिप्स की, तो लोग कहते हैं यार देखो वो भी 8 नंबर वाला है, वो कहाँ पर है? तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड कर दें इनको स्टोरी। देखें कि वो 30 साल में क्या थे, देखें वो 25 साल के जब थे तो क्या थे, देखें वो 20 साल के तो क्या थे। क्योंकि 20 साल से पहले बेसिकली आदमी पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट इतना नहीं होता। बिल्कुल। 20, 22, 23 के बाद वो इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है। तो अब ऐसा व्यक्ति अपने पाथ पर चल रहा है, अब उसको पैशन मिल गया, ठीक। अब दूसरी बात करें, 8 नंबर जज, वो सोल्जर, दोनों ही लो के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ये दोनों का तालमेल नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना अपना तरीका है काम करने का। सोल्जर कहता है जो है ऑन द स्पॉट, जज का काम क्या है? सब चीज़ों को एनालाइज करना, इधर ये देखना, ये पेश करने वाला है केस, इसके ऊपर केस किया गया है, दोनों की बातें सुनना, उसको एनालाइज करना, फिर एक जजमेंट देना। बिल्कुल। तो यानी कि पैशन दिखाना है लेकिन विद पेशेंस। ओके। अगर पैशन दिखा रहे हैं विद पेशेंस, यानी कि प्लान्ड और डिसिप्लिन्ड पैशन दिखाना है, तो रिजल्ट ले जाएंगे। अब 9 नंबर, एग्रेशन, ईयर भी एग्रेशन का, 9 अपने आप में कंप्लीट नंबर, अब ईयर भी कंप्लीट नंबर का। अब यहां थोड़ी सी कंक्लूजन्स चेंज हो जाते हैं। अग्रेशन मिलके ओवर अग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल। ईगो मिलके प्राइड हो जाती है, ओवर प्राउड ही हो जाते हैं ऐसे लोग। फाइट्स करेंगे, इरिटेट होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपनी फिजिकल एक्टिविटी। 1 घंटा कर रहे हैं तो 2-2.5 घंटा करने पड़ेंगे। रीजन बिहाइंड, एनर्जी है, वो किस फॉर्म में रिएक्ट करती है वो उसको नाम देता है। बिल्कुल। वही एनर्जी रिसर्च में लगा दी तो रिसर्चर बन गए, वही एनर्जी फाइट में लगा दी तो फाइटर बन गए, वही एनर्जी डिस्ट्रक्शन में लगा दी तो हिटलर बन गए। एनर्जी उतनी है,
अब 9 को 9 की एनर्जी डबल हो गई, तो यानी कि अगर वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर ले, योगा करे, जिम करे, साइकिलिंग करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, जुम्बा करे, एरोबिक्स करे, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है उसको अगर वो चैनलाइज कर ले, तो ये ईयर उसके लिए बहुत कुछ ला सकता है। और यदि वो चैनलाइज ना करे, एनर्जी कॉन्स्टिपेटेड हो जाए, तो क्या होगा, एक समय पे आके अगर आपने मान लो 1 किलो की थैली है, उसके अंदर आप मैक्सिमम 1.5 किलो डाल लोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 5 किलो डाल दोगे, जैसे ही आप 5 किलो डालोगे तो थैली क्या होगी, फट जाएगी। तो ऐसे ही जब ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर 1 किलो की कैपेसिटी थी गुस्से की, वो 1 किलो वो डाइजेस्ट कर गया, अब 1.5 तक भी वो डाइजेस्ट कर गया, लेकिन अब फिर 2 किलो और आ गया, तो वो क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा। तो ये एक वैदिक अप्रोच के अकॉर्डिंग है। इन रियलिटी मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक पर्सनैलिटी नंबर या एक यूनिवर्सल ईयर आपकी पूरी लाइफ तय करता हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपके लाइफ के मेजर इवेंट और मेजर हैपनिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो सर ये तो 1 से 9 तक हो गया 2025 में किस तरीके से कैसे रहने वाला है साल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शेयर मार्केट, क्योंकि वेल्थ की बात कर रहे हैं हम, तो शेयर मार्केट में कौन सा नंबर ऐसा है जो बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा? देखिए, यहाँ फिर वही बात आती है, नंबर वाइज अगर आप लेंगे तो हम 4 नंबर को अवॉइड करने को बोलते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। ओके। बाकी डिपेंड करेगा आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे भी, जो मेजरली डिपेंड करेगा वो आपकी मेंटल स्टेट पर, क्योंकि शेयर मार्केट हो या कोई भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो, वो एक टेक्निक के तरह चलती है। बिल्कुल। वो कोई अंधविश्वासी का काम नहीं है कि आपके दिमाग में आया आज रिलायंस बढ़ेगा और आपने रिलायंस पिच कर दिया। हो सकता है आपकी इंट्यूटिव फैकल्टी बहुत अच्छी काम करती हो, 27 की पावर आपके साथ हो, केतु प्लेनेट आपका अच्छा हो, तो आपको एक गट फीलिंग आ जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस गट फीलिंग से ही शेयर मार्केट चलेगी। उसके लिए हमें रिलायंस का इन आउट देखना पड़ेगा कि उसकी फिजिकल मार्केट पोजीशन कैसी है, क्योंकि फिजिकल मार्केट पोजीशन ही उसकी इंटेलेक्चुअल मार्केट पोजीशन को तय करती है। अगर रिलायंस का बिजनेस ग्रो करेगा तभी शेयर मार्केट में ग्रोथ दिखेगी। अगर आज रिलायंस कंपनी में कोई हर्डल आ गया, कोई कंक्लूजन आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई कंट्रोवर्सीज आ गई, तो हमने अक्सर देखा है शेयर मार्केट भी डिप कर जाती है। तो जो 2025 एक अग्रेसिव ईयर है, इंपल्सिव ईयर है, तो यदि अगर कोई व्यक्ति मेंटली स्टेबल नहीं है, बहुत अग्रेसिव डिसीजन लेने वाला है या बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला है, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मैं कहूँगा ये साल थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि ये साल क्या है, बड़े डिसीजंस लेगा, बिल्कुल हैस्टी डिसीजंस लेगा। अब शेयर मार्केट है, आपको पता है, पल में राजा और पल में भिखारी। बिल्कुल। क्योंकि आपने एक शेयर पे अपना पूरा जीवन का पैसा लगा दिया, आपने कोई लॉस तय नहीं किया कि 10%, 15%, 5%, इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। और इसी शेयर मार्केट को आप एक फिक्स लॉस के साथ, फिक्स प्रॉफिट के साथ अगर प्ले करते हैं, तो यही स्पेकुलेशन बन जाती है टेक्निकल ट्रेडिंग। तो यदि कोई व्यक्ति टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहा है तो सिर्फ उससे इतना कहा जाएगा कि थोड़ा अपने पेशेंस लेवल पे काम करे। और यदि कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि जो बैंक में पड़ा है वो लगा दिया, आया तो 10 गुना, गया तो सब कुछ, तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि जितना कम से कम हो सके आप ट्रेडिंग की तरफ इस साल में मुख करें। या तो टेक्निकली साउंड हो जाएं, एक स्टॉप लॉस, एक प्रॉफिट रेशो को फिक्स कर ले, तो शेयर मार्केट आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज ये साल ओवरऑल जो दिखाता है वो पैशन और अग्रेशन दिखाता है, हैस्टी डिसीजन दिखाता है, तो प्रिकॉशन लेने की बहुत अधिक आवश्यकता है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने बताया कि जैसे 2025 में किस तरीके से वेल्थ और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करके चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा एक जनरल रेमेडी जो सभी नंबर्स के लिए एक रहेगी और वो करके 2025 में प्रिकॉशंस के तौर पे भी कुछ लोगों के लिए काम करेगी और आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ में भी उनको हेल्प करेगी। तो ऐसी कौन सी वो जनरल रेमेडी? देखिए, मैं आपको एक नहीं कम से कम 6 रेमेडी देता हूँ। सबसे पहली रेमेडी है ऐड एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दूसरी रेमेडी है मेक योर प्रॉपर रूटीन। टू डू लिस्ट बनाएं, काम करें, टिक करें, फिर प्लान करें, फिर काम करें। तीसरी रेमेडी है कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, कि आप जिस काम में लगे हुए हैं उसी में लगकर उसको स्ट्रेच आउट करें। ये तो हो गई एनर्जेटिकली रेमेडीज। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कोसना बंद कर दें। ओके। ना दूसरों को कोसे, ना अपने आप को कोसे। कोसने का मतलब हम ना तो अपने आप को जिम्मेवार ठहराए, ना दूसरे को ठहराए, क्योंकि जो हमने चूज किया वहीं आज हम हैं। तो अगर हमें कहीं और जाना है तो हमें कुछ और चूज करना पड़ेगा, रेदर देन कि हम पहले की चॉइस के ऊपर बार बार इन आउट इन आउट इन आउट उसी पे करते रहे। बिल्कुल। ये सारी होगी बेसिक रेमेडी जो आप किसी भी ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मंगल, मार्स कहीं ना कहीं हनुमान जी से कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो यदि इस साल आप तरक्की पाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं आपका साल कोई वीक है या आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, तो जितना आप हनुमान जी को वर्शिप करेंगे, ट्यूसडे सैटरडे हनुमान मंदिर जाइए, मीठा बांटिए, वहाँ तिल के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपने जो भी अपनी अच्छी डूइंग्स की है, बैड डूइंग्स की है, उसके लिए सरेंडर हो जाइए। क्योंकि यूनिवर्स अपने फॉर्म पे जब भी सपोर्ट करेगा जब आप सरेंडर्ड हो जाएंगे। अगर आप यूनिवर्स को एक स्ट्रक्चर देंगे तो वैसे ही स्ट्रक्चर की एनर्जी वो देगा। अब आपको लग रहा है कि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो इट इज़ द राइट टाइम टू सरेंडर। तो जितना आप हनुमान जी की तरफ डिवोट करेंगे इस ईयर, उतना आप बेनिफिशियल ये ईयर निकलेगा। अब हनुमान जी से दूसरी रेमेडी क्या निकलती है? जितनी आप बड़ों की सेवा करेंगे, जितनी आप सोसाइटी की सेवा करेंगे, जितना आप एनजीओज की हेल्प करेंगे, क्योंकि हनुमान जी क्या थे? सेवक थे राम जी के, लेकिन किया उन्होंने संपूर्ण संसार के लिए। बिल्कुल। तो यदि आपकी अप्रोच भी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए एक हेल्पफुल अप्रोच बन जाती है, तो कहीं ना कहीं मार्स के बहुत एट्रीब्यूट हैं जो पॉजिटिव होकर आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा आप चाहते हैं आज और अभी से वैसा सोचने लग जाएं। यदि आप अपनी सोच को इस तरीके से बना लें कि आपका जो काम है वो हो चुका, कहने का मतलब काम वो हो चुका जो आपके कॉन्शियस ब्रेन को एक्सेप्टेबल है। यानी कि आपके अकाउंट में आज 10 रुपए हैं, आप लाख रुपए तक की सोचते हो, दैट इज अ जेन्युइन थिंग। लेकिन 10 रुपए हैं और आप 10,000 करोड़ की बात करते हो सीधी, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड गैप है। ये नहीं कह रहा कि वो अचीवेबल नहीं है, अचीवेबल है, बट इन पार्ट्स। आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़कर ही वहां तक पहुंचना होगा। तो यदि अगर आपके थॉट पैटर्न्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके गोल टारगेट आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग हैं, तो ये ईयर आप वैसे ही सेफली निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि बहुत सारी नंबर्स जो हैं उनके एनिमी नंबर्स भी होते हैं, तो इस साल में 2025 के मंगल के साल में कौन से नंबर को, किस नंबर से सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई नंबर किसी का एनिमी नहीं होता है, बेसिकली उनके ट्रेड्स अलग है। अब कोई राजा है, कोई पुलिसमैन है, कोई रानी है, कोई गुरु है, कोई पुत्र है, कोई सेनापति है, कोई जज है,
कोई फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अब इसमें एनिमी कहना मैं अपने लेवल पे उचित नहीं समझता। बिल्कुल। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, लेकिन वो वर्णन क्यों किया गया है, उनकी कार्य प्रणाली अलग है, उनकी सोच अलग है। तो यदि वो एक साथ आते हैं तो तारतम्यता नहीं मिलती। आप समझे मेरी बात? जैसे मान लीजिए एक राजा है और एक गुंडा है, अगर वो दोनों साथ में आ जाएं तो कहीं ना कहीं उनकी तारतम्यता नहीं बनेगी। गुंडे को लगेगा हड़पना, राजा को लगेगा कि राज्य को कैसे विस्तृत किया जाए। तो इस वजह से वो एंटी हो जाते हैं। तो अब अगर मैं 2025 की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 9 का वैदिक अप्रोच से अगर मैं बात करूं तो 2 के साथ कम बनती है, 4 के साथ मिसमैच रहता है, 6 के साथ भी मिसमैच रहता है, 8 के साथ भी ओके ओके रहता है। 9 के लिए ओके और एनिमी ही है, क्योंकि गुस्से को अगर गुस्सा मिल जाए तो वो ब्लंडर बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि किस नंबर ने कौन से ट्रेड्स लिए हुए हैं। अगर दोनों नंबर ने पॉजिटिव ट्रेड्स लिए हुए हैं, दोनों अपने आप को एक वैक्यूम स्पेस देते हैं, एक दूसरे को काम करने की अलग अलग एनर्जी फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ जेलअप होके अपनी अपनी स्पेस में ग्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो तमाम जानकारियाँ आपने हमारे साथ हमारे दर्शकों को बताई कि 2025 किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से वो अपनी वेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न्यू वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय हमको दिया, युग चरण चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। तो दर्शकों, आपने जाना कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना नंबर, और क्या प्रोटेक्शन लेकर आप अपने 2025 का साल को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ थे मिस्टर अखिल आर अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं, युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने उस साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने 2025 को बेहतर बनाना चाहता है। एक बार फिर से मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।